अस्सलामुअलैकुम डियर एमर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लाइट रिएक्शंस का है, जिसका जनरल ओवरव्यू मैं आपको पिछली वीडियो में दे चुकी हूँ। और आज हम पहले थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे और फिर उसकी डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइट रिएक्शंस की डेफिनेशन क्या है। इस डेफिनेशन को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला पॉइंट ये है कि लाइट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो कि लाइट की प्रेजेंस में होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि लाइट रिएक्शंस जो लाइट की मौजूदगी में होंगे, जाहिर है कि उसको लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें कोई चीज़ भी चाहिए, और वो चीज़ जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगी उसको हम कहेंगे कि वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। थर्ड पॉइंट ये है कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है एटीपी और एनएडीपीएच के अंदर। और इस थर्ड पॉइंट को मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एटीपी की एसिमिलेटरी पावर होती है और एनएडीपीएच की रिड्यूसिंग पावर होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि कौन से ऐसे नेम्स हैं जो कि हम लाइट रिएक्शंस को दे सकते हैं। तो पहला नाम है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, दूसरा नाम है इसका एनर्जी कैप्चरिंग रिएक्शंस, क्योंकि लाइट एनर्जी इसके अंदर कैप्चर्ड होती है। तीसरा पॉइंट इसका है एनर्जी कन्वर्जन रिएक्शंस, क्योंकि लाइट एनर्जी कैप्चर होकर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और चौथा पॉइंट इसका है हिल रिएक्शंस, क्योंकि ये उस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे जिसका नाम रॉबर्ट हिल था। तो अगर आप इन्हें अपने एग्जाम में लिखें सारे पॉइंट्स को, सारे नेम्स को, तो ये काफ़ी आपका इफेक्टिव पॉइंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास हम देखते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं लाइट रिएक्शंस के। तो पहले रिएक्टेंट्स को हम देखते हैं। पहला जो इसका रिएक्टेंट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो लाइट एनर्जी है। तो जब तक लाइट एनर्जी नहीं होगी तब तक लाइट रिएक्शंस भी नहीं होंगे। और सेकेंड जो इसका रिएक्टेंट है वो वाटर है। अब इस लाइट एनर्जी और इस वाटर से कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमारे पास बनते हैं हम वो देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट्स में सबसे पहले तो हमारे पास है एटीपी और एनएडीपीएच, कि ये जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी ऑफ एटीपी और एनएडीपीएच के अंदर। और ये जो वाटर है ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन के अंदर, जो कि बेसिकली लाइट रिएक्शंस का बाय प्रोडक्ट है, यानी जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा और बाद में जो है वो इस्तेमाल बाद में जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे लाइट रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो लाइट रिएक्शंस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर हो रहे होते हैं, और थाइलाकॉइड्स जो हैं वो स्टैक होके ग्रेना बनाती हैं। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि लाइट रिएक्शंस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो हो रहे होते हैं। अगली हमारे पास जो है वो लाइट रिएक्शंस की मैंने एक डायग्राम यहाँ पे दी हुई है कि लाइट रिएक्शंस में बेसिकली जो लाइट है वो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और दूसरा कंपोनेंट इसका वाटर है। अब इस लाइट का दो किस्म का रोल है, ठीक है। एक तो ये लाइट वाटर पे पड़ के वाटर को तोड़ देती है, और दूसरा ये लाइट क्लोरोफिल पे जब पड़ती है तब ये क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाती है। अब सबसे पहले मैं इस वाली स्लाइड में आपको वाटर की जो स्प्लिटिंग है, वाटर का जो टूटना है लाइट की मदद से, वो मैं आपको शो करती हूँ। तो देखिएगा कि ये हमारे पास वाटर है, ठीक है। और इस वाटर में से जब लाइट इस वाटर पर गिरती है तब ये वाटर अपने दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। और वो इसके दो हिस्से कौन कौन से हैं? पहला हिस्सा आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और दूसरा ये ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। लाइट सिर्फ अपना काम यहीं तक नहीं करती, बल्कि इस हाइड्रोजन को मज़ीद स्प्लिट करती है। हाइड्रोजन को मज़ीद स्प्लिट करने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के कंपोनेंट्स अलग अलग कर देती है। हाइड्रोजन के कौन से कंपोनेंट्स हैं? हाइड्रोजन में आप देखें H2 में दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो इसमें दो प्रोटॉन मौजूद हैं और दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो लाइट की मदद से ये मज़ीद दो कंपोनेंट्स में, यानी कि दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब क्या होता है कि लाइट जो है वो इस वाटर के मॉलिक्यूल पे पड़ी, वाटर में से ऑक्सीजन जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट निकल गई, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब वाटर का ये जो हाइड्रोजन अलग हो गया, हाइड्रोजन में से प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स अलग हो गए। अब क्या होता है कि NADP ऑलरेडी प्लांट में मौजूद होता है। वो NADP ये जो हाइड्रोजन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, जो वाटर से आए हैं, इनके साथ ऐड होके NADPH प्रोडक्ट बना देता है, जो कि लाइट रिएक्शंस का एक प्रोडक्ट है। इसी तरह जब लाइट क्लोरोफिल पे पड़ती है तो क्लोरोफिल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जब वो उस लाइट को, उस फोटोन को, जैसे कि आपने बोहर मॉडल में पढ़ा था कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब हम उनको फोटोन देते हैं या एनर्जी देते हैं तब वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी हायर स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी होता है कि जब लाइट क्लोरोफिल पे पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स फिर ATP बनाने के काम आते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि बेसिकली इन लाइट रिएक्शंस को ड्राइव कर रहा है। तो वो फैक्टर, वो कंपोनेंट है
क्लोरोप्लास्ट में मौजूद पिगमेंट्स का ग्रुप जिसे हम फोटो सिस्टम कहते हैं। तो फोटो सिस्टम क्या होता है? देखिए, फोटो मीन्स लाइट, ओके, एंड सिस्टम मीन्स ग्रुप, ओके। जब बहुत सारी चीज़ें हम एक ही जगह इकट्ठे ही कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ देते हैं, तब हम कहते हैं कि एक सिस्टम बन गया है, ठीक है। तो फोटो सिस्टम भी बेसिकली क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का क्लस्टर है। यानी बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, इनका ग्रुप बन जाता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे होते हैं, ठीक है। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में इनका ग्रुप बन जाता है, उस ग्रुप को हम फोटो सिस्टम कहते हैं। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। अब इन फोटो सिस्टम का फंक्शन क्या है? देखिए, जब भी चीज़ें सिस्टम के तौर पे मौजूद होती हैं तब वो अपना काम एफिशिएंटली करती हैं, ठीक है। इसीलिए फोटो सिस्टम का काम भी क्या है कि लाइट एनर्जी को, पहला काम इनका है एफिशिएंटली एब्जॉर्ब करना है। जब बहुत सारी चीज़ें ग्रुप में होंगी तो जाहिर ही बात है ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी, और जब ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी तो यूटिलाइज भी लाइट ज़्यादा होगी और इफेक्टिवली होगी, ठीक है। तो फंक्शन है फोटो सिस्टम का efficient absorption and utilization of light energy। अब हम देखते हैं कि इस फोटो सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है और कौन से कंपोनेंट्स इस फोटो सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं। तो फोटो सिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। पहला कंपोनेंट एंटीना कॉम्प्लेक्स है और दूसरा कंपोनेंट रिएक्शन सेंटर है। एंटीना कॉम्प्लेक्स मजीद तीन कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। पहला है क्लोरोफिल ए, दूसरा है क्लोरोफिल बी और तीसरा है कैरोटीनॉइड्स। तो ये तीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद होते हैं। रिएक्शन सेंटर के अंदर कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? पहला कंपोनेंट क्लोरोफिल ए ही है जो कि एंटीना कॉम्प्लेक्स से सेम है। दूसरा इसके अंदर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है और तीसरा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, ठीक है। अब एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर सारे के सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं और ऐसा नहीं है कि किसी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का सिर्फ एक मॉलिक्यूल हो। क्लोरोफिल ए के बहुत सारे होते हैं, क्लोरोफिल बी के बहुत सारे, कैरोटीनॉइड्स के बहुत सारे। जबकि रिएक्शन सेंटर के अंदर होता तो सिर्फ एक ही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो कि क्लोरोफिल ए है, लेकिन इस क्लोरोफिल ए के भी बहुत ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है वो मौजूद होता है रिएक्शन सेंटर में। अब हम इनको डिटेल से देखते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर को। अब देखिए, एंटीना कॉम्प्लेक्स, एंटीना हम किसको कहते हैं? एंटीना हम कहते हैं जैसे जो चीज़ सिग्नल्स को रिसीव करे, ठीक है। इसी तरह एंटीना कॉम्प्लेक्स बेसिकली कॉम्प्लेक्स सिस्टम है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का, और उन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का काम क्या है कि लाइट के सिग्नल्स को जो है वो रिसीव करें, ठीक है। सो एंटीना कॉम्प्लेक्स बेसिकली इट कंटेन्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। और सेकेंड पॉइंट, इसका फंक्शन क्या है कि इसने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है, और जितनी भी लाइट एनर्जी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं उस लाइट एनर्जी को ये रिएक्शन सेंटर तक भेज देते हैं। और रिएक्शन सेंटर में किसके पास? क्लोरोफिल ए के पास। रिएक्शन सेंटर का जो कंपोनेंट क्लोरोफिल ए है, सारी की सारी लाइट एनर्जी उसके पास चली जाती है। यहाँ पे आप डायग्राम पे देख सकते हो कि यहाँ पे सनलाइट एनर्जी है, फोटॉन्स मतलब पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ये फोटॉन्स इन पर जब पढ़ते हैं, ये आप देख सकते हो कि कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, ये पूरा एक सिस्टम बनाए हुए हैं। इसको हम कहेंगे एंटीना कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसके अंदर सारे के सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद हैं। अब इन पिगमेंट्स का इस एनर्जी का ट्रांसफर किस तरह से होता है कि सारे के सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स खुद तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते ही करते हैं इंडिपेंडेंटली, लेकिन जो लाइट एनर्जी कैरोटीनॉइड्स एब्जॉर्ब करेगा वो क्लोरोफिल बी तक पहुंचा देगा। क्लोरोफिल बी से वो एनर्जी क्लोरोफिल ए तक आ जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कैरोटीनॉइड्स डायरेक्ट क्लोरोफिल ए को दे दे, पहले क्लोरोफिल बी तक आएगी फिर क्लोरोफिल ए तक आएगी। क्लोरोफिल बी जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो क्लोरोफिल ए को देगा, ठीक है। क्लोरोफिल ए जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो सारी मिला के, कैरोटीनॉइड्स की, क्लोरोफिल बी की और क्लोरोफिल ए की, ये सारी मिला के कहाँ पे चली जाएगी? क्लोरोफिल ए ऑफ रिएक्शन सेंटर के पास चली जाएगी। तो ये डेफिनेशन और ये फंक्शन है एंटीना कॉम्प्लेक्स का। दूसरा जो हमारे पास फोटो सिस्टम का पार्ट है वो है रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर के नाम से हमें पता चल रहा है ये वो सेंटर है, ये वो जगह है जहाँ पे रिएक्शन एक्चुअली स्टार्ट होगा, जहाँ पे रिएक्शन विल बी कैरिड आउट। रिएक्शन सेंटर के कौन से कंपोनेंट है? पहला कंपोनेंट क्लोरोफिल ए है। जब सारी की सारी एनर्जी एंटीना कॉम्प्लेक्स से क्लोरोफिल ए ऑफ रिएक्शन सेंटर तक आती है तब बेसिकली लाइट रिएक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम इस क्लोरोफिल ए को मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं बिकॉज इट इनिशिएट्स द लाइट रिएक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोरोफिल ए है, इसके पास सारी एनर्जी है जो कि एंटीना कॉम्प्लेक्स से इस क्लोरोफिल ए तक आई है। जब एनर्जी क्लोरोफिल ए पे आती है एंटीना कॉम्प्लेक्स से,
और ये खुद भी एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को, तब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो क्लोरोफिल ए के अंदर मौजूद हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एक्साइट हो जाते हैं, यानी कि हायर स्टेट में चल जाते हैं, हायर एनर्जी स्टेट में चल जाते हैं। तो यहाँ पे आप एरो की डायरेक्शन देखो तो ये हायर एनर्जी स्टेट है, उसके बाद ये फिर से लोअर एनर्जी स्टेट है। तो इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं और हायर एनर्जी स्टेट में जाने के बाद वो सबसे पहले एक सब्सटेंस के पास जाते हैं और उस कॉम्पोनेंट को हम कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के नाम से आपको पता चल रहा है कि एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, प्राइमरी मतलब सबसे पहले। तो सबसे पहले जो क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तीसरा कंपोनेंट इसमें होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। नाम से पता चल रहा है कि ऐसी चेन जिस पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट हों। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मौजूद होते हैं, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे आए इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कैरियर्स हैं, इनको भी सिर्फ मैंने ABC का नाम दिया हुआ है, आपको अभी इसका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कैरियर्स पे आए। अब ये देखें ये हायर एनर्जी स्टेट है, ये फिर से लोअर एनर्जी स्टेट है। तो जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में या हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तब उनकी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, जितना कि उन्होंने एब्जॉर्ब की हुई थी पहले, जितनी एब्जॉर्ब्ड एनर्जी थी वो सारी की सारी रिलीज हो जाएगी। वो जो रिलीज्ड एनर्जी है वो यहाँ पे ATP बनाने के काम आती है, जो कि मैं आपको साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे फोटो सिस्टम की डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम आपकी बुक में मेंशन है और इसको आपने अच्छे से याद भी करना है और पेपर्स में भी बनानी है। ये मैं आपको समझा देती हूँ कि सबसे पहले क्या होता है कि सनलाइट एनर्जी का फोटोन है और यहाँ पे ये आपके पास जो ग्रीन कलर के आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि इसमें से कुछ क्लोरोफिल ए है, कुछ क्लोरोफिल बी है और कुछ कैरोटीनाइड्स हैं। ये फोटोन इन क्लोरोफिल्स पे पड़े। ठीक है, साथ में जो डार्कर ग्रीन पार्ट है ये रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल ए है। ठीक है, और ये यहाँ पे पर्पल कलर का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। यहाँ पे ये जो ब्लैक एरोज हैं ये एनर्जी ट्रांसफर शो कर रहे हैं कि ट्रांसफ़र एनर्जी हो रही है कहाँ से, पहले लाइट एनर्जी आ रही है, लाइट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है पहले एंटीना पिगमेंट के मॉलिक्यूल्स पे, फिर लाइट एनर्जी जा रही है इस क्लोरोफिल ए ऑफ रिएक्शन सेंटर में, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए और फिर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे। अब बेसिकली जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी जो यहाँ पे रेजोनेंस लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, देखें जैसे ही लाइट पड़ती है इन एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स पे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनाइड्स पे, तो ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाते हैं। लेकिन इनके इस केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाते हैं एक्साइटमेंट के कुछ देर बाद। तो जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आए तब वो एनर्जी क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे, उतनी ही एनर्जी रिलीज कर देंगे जितना कि उन्होंने एब्जॉर्ब की थी। फिर वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो ट्रांसफर हो जाती है इस क्लोरोफिल ए ऑफ रिएक्शन सेंटर तक। अब इस क्लोरोफिल ए ऑफ रिएक्शन सेंटर के पास ना सिर्फ एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के रिलीज की गई एनर्जी है बल्कि खुद भी एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। इसी वजह से जब इसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करते हैं तब वो अपने ग्राउंड स्टेट में वापस नहीं आते, तब वो क्या कर जाते हैं, एक्साइट करके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक चले जाते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स एटम में एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो हाई एनर्जी स्टेट, जैसे हाई एनर्जी स्टेट में चल जाते हैं। ठीक है, K से L में चले गए, L से M में चले गए, लेकिन जब उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाए तब वो उस एटम से ही बाहर निकल जाते हैं, तब वो आयनाइजेशन एनर्जी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। इसी तरह इस क्लोरोफिल ए के जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाती है कि ये फिर इस क्लोरोफिल में मज़ीद नहीं रहता, ये निकल जाता है इस क्लोरोफिल से और फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो यही इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेड होना और फिर ग्राउंड स्टेट में आना, एनर्जी का रिलीज होना, ये सारा बेसिकली जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है वाइब्रेशन बेसिकली। ठीक है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है, इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं, यानी हाई एनर्जी स्टेट में जा रहे होते हैं, लो में आ रहे होते हैं। तो इस बेसिकली प्रोसेस को हम कहते हैं कि एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो किसकी मदद से हो रहा है, रेजोनेंस की मदद से। तो इन कंपोनेंट्स को आपने याद रखना है, सारी की सारी लेबल्ड कंपोनेंट्स को। उसके बाद हम देखते हैं फोटो सिस्टम की टाइप्स। फोटो सिस्टम की दो टाइप्स हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। सबसे पहले हम देखते हैं फोटो सिस्टम 1 को। फोटो सिस्टम 1 और 2 बेसिकली जो डिफ्रेंशिएट होते हैं वो होते हैं रिएक्शन सेंटर में मौजूद क्लोरोफिल ए की बेस पे। ठीक है,
अगर रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल ए मैक्सिमम वेवलेंथ 700 नैनोमीटर की एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसे हम कहेंगे फोटो सिस्टम 1। अब इसका मतलब क्या है, देखिए आपको पता है कि जो सनलाइट एनर्जी है वो वाइट लाइट है, और वाइट लाइट के 7 कंपोनेंट्स होते हैं विबग्योर। हर जो कलर है उसकी अपनी वेवलेंथ है, अपनी एनर्जी है, ठीक है। अब ये जो फोटो सिस्टम के अंदर जो पिगमेंट्स हैं, जो रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल ए है, ये सारी की सारी जो वेवलेंथ्स है, सारी की सारी जो एनर्जी है, सारे के सारे जो कलर्स हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कि आप देखते हो कि प्लांट्स ग्रीन नजर आते हैं, क्यों? क्योंकि ग्रीन कलर एब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती फोटो सिस्टम 1 और 2 के क्लोरोफिल ए के अंदर, ठीक है। इसलिए ग्रीन कलर क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, फिर हमें प्लांट्स ग्रीन नजर आने लग जाते हैं। इसीलिए जो क्लोरोफिल ए है रिएक्शन सेंटर का, उसकी कोई हद है लाइट को या एनर्जी को या वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करने की, ठीक है। वो फोटो सिस्टम 1 की हद क्या है, 700 नैनोमीटर। और ये कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल ए। दूसरा पॉइंट इसका देखो कि ये जो फोटो सिस्टम 1 है, इसके साथ हम 1 इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये पहले डिस्कवर हुआ था, ठीक है। लेकिन ये जो इसका जो फंक्शन है वो बाद में आता है, पहले फोटो सिस्टम 2 का फंक्शन आता है, फिर फोटो सिस्टम 1 का फंक्शन आता है। लेकिन पहले फोटो सिस्टम 1 डिस्कवर हुआ था, बाद में फोटो सिस्टम 2 डिस्कवर हुआ था। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि जो फोटो सिस्टम 1 है ये इन्वॉल्व होता है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में, ठीक है। प्रोसेसेस से रिलेटेड जितनी भी इसमें बातें आ रही हैं ना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। फिलहाल आप याद रख लें, क्योंकि ये जो टाइप्स है, डिफरेंस है बिटवीन फोटो सिस्टम 1 एंड 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ये वाले पॉइंट्स इसमें मैंशन कर सकते हैं। और जो आखिरी पॉइंट इसका फोटो सिस्टम 1 का है कि फोटो सिस्टम 1 की जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, उसमें मैंने इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मेंशन किए थे ABC, मैंने उनको भी नाम नहीं दिया था। तो फोटो सिस्टम 1 के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मौजूद होते हैं, तो शॉर्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। जबकि अगर हम फोटो सिस्टम 2 को देखें तो फोटो सिस्टम 2 में जो रिएक्शन सेंटर है उसको क्लोरोफिल मैक्सिमम कितनी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, 680 नैनोमीटर की। फोटो सिस्टम 1 पहले डिस्कवर हो गया, फोटो सिस्टम 2 बाद में डिस्कवर हुआ, जबकि फोटो सिस्टम 2 पहले काम करता है और फोटो सिस्टम 1 बाद में काम करता है। फोटो सिस्टम 2 जो है वो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में जो है वो इन्वॉल्व होता है। फोटो सिस्टम 1 जो है वो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में इन्वॉल्व होता है। फोटो सिस्टम 2 जो है इसके लॉन्ग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, जो पिछले हमने डायग्राम देखी थी वो बेसिकली फोटो सिस्टम 2 की थी, जिसमें मैंने 3 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मेंशन किए थे, A, B एंड C, ठीक है। तो वो बेसिकली फोटो सिस्टम 2 की थी। इसका एक और डिफरेंस भी, एक दो और डिफरेंसेस भी हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जब आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा ATP और NADP की प्रोडक्शन का। आगे जो है वो हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं और डायग्राम से समझते हैं। सिर्फ आपने इसके कंपोनेंट्स याद रखने हैं, ये एरोज वगैरह को आप इग्नोर कर दें फिलहाल के लिए। ये फोटो सिस्टम 2 है, पहले इसका फंक्शन आएगा, ठीक है। ये जो आप एरो जहाँ से निकलता हुआ देख रहे हैं बेसिकली रिएक्शन सेंटर है, क्लोरोफिल ए है ये रिएक्शन सेंटर का। बाकी के जो आप मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं ये एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरोफिल A, B और कैराटिनाइड्स वगैरह। इन सब ने अपनी एनर्जीज क्लोरोफिल ए को दी, रिएक्शन सेंटर के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक गए। फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है फोटो सिस्टम 2 की, जिसमें मैंने आपको बताया कि 3 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर का नाम होता है प्लास्टोक्विनोन, जिसको हम P और स्मॉल q से शो करते हैं। दूसरे का नाम होता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर काफ़ी सारे एक दो और यहाँ पे मज़ीद कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। इनकी भी डिटेल में आपको नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर दूंगी। और तीसरा हमारे पास होता है प्लास्टोसियानिन। फिलहाल के लिए आप सिर्फ नाम याद रखें, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, आप कंफ्यूज ना हो कि कैसे ATP बन रही है, कैसे NADP। ये प्रोसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला कंपोनेंट है प्लास्टोक्विनोन, दूसरा है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और तीसरा है प्लास्टोसियानिन। फोटोन पढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक गए, फिर प्लास्टोक्विनोन के पास, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद प्लास्टोसियानिन के बाद। ये हाई एनर्जी स्टेट थी, ये लो एनर्जी स्टेट है। हाई से लो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और ये एनर्जी ATP बनाने के काम आएगी। दूसरा हमारे पास फोटो सिस्टम 1 आता है, ठीक है। इसके भी इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक गए, फिर इसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन शॉर्ट होती है। इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, पहला फेराडॉक्सिन जिसे हम कैपिटल F और D से शो करते हैं, और दूसरा होता है NADP रिडक्टेज, ठीक है। और यहाँ पे इन द एंड NADPH बन जाता है और फोटो सिस्टम 2 में इन द एंड ATP बन जाती है। तो ये जो लेबल डायग्राम है आपने लाजमी याद रखनी है, जब लाइट रिएक्शंस का या साइक्लिक नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तब ये आपको लाजमी बनानी पड़ेगी, ठीक है। अगला जो है वो स्टूडेंट आपका प्रोसेसिंग टाइम है। मेरा काम ख़त्म हो गया, आपका काम शुरू हो गया है।
मैंने आपको कहा था कि ये डायग्राम आप गौर से देख लें। अब आपने क्या करना है कि ये जो मैंने आपको डायग्राम दी है, इसको सबसे पहले आपने ओरली यहीं पे लेबल करना है। आपने बताना है ये ए पार्ट कौन सा था, बी कौन सा था, ठीक है, ये सी पार्ट कौन सा था, डी कौन सा था, ई एफ और जी, ये सारा आपने लेबल करना है, ठीक है। एक दफ़ा आप लेबल कर लें तो आप पिछली स्लाइड से इसको कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने सही लेबल किया है या नहीं। और दूसरा काम आपने ये करना है कि फिर आपने लेबल करने के बाद इसको अपनी नोटबुक पे खुद ड्रॉ करना है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। जब भी एंटीना कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर का डिफरेंस आए या डेफिनेशन कुछ भी पूछा जाए तो आप ये डायग्राम बना दीजिएगा, ताकि आपका पेपर अच्छा लगे और आपको आनी भी चाहिए। दूसरा काम आपका ये है कि आपने इस डायग्राम को भी लेबल करना है, ए पॉइंट, बी, ठीक है, सी डी ई ये पॉइंट बताना है, एफ पॉइंट पे किस चीज़ की सिंथेसिस होती है ये बताना है, फिर जी मेंशन करना है, ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से पार्ट में जा रहे हैं, एच आई जे, और यहाँ पे किस चीज़ की सिंथेसिस होती है ये मेंशन करना है। उसके बाद आपने ये डायग्राम अपनी नोटबुक पे बनानी है। तो स्टूडेंट्स, ये लाइट रिएक्शंस के मैंने आपको सिर्फ स्ट्रक्चर, कंपोनेंट, साइट, ये सब चीज़ें बताने की आज कोशिश की। सो इफ़ यू हैव गॉट द लेक्चर, हैव अ बिग स्माइल ऑन योर फेस, and if you like the video, then do please like it and share and subscribe it. Be happy and make others happy. See you in the next lecture. Allah Hafiz.